इतना कमाते हैं, फिर भी क्यों नहीं मिलती खुशी? ग्रीक दार्शनिकों से लेकर हिंदू दर्शन तक में खुशी के बारे में कई बातें कही गई। मनोवैज्ञानिकों ने भी किए हैं कई अध्ययन। किसी से भी पूछिए, जवाब यही मिलेगा कि उनका मुख्य लक्ष्य है खुश होना। कई देशों को भी रास आया है ये आइडिया। अमेरिका के संविधान में तो खुशी पाने की कोशिश को नागरिकों का ऐसा अधिकार बताया गया है जिसे छीना नहीं जा सकता। अलग अलग रूपों में ही सही, दक्षिण कोरिया, जापान और ब्राजील ने भी अपने यहाँ के चार्टर में खुशी को शामिल किया है। भूटान ने तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 20 मार्च को मनाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। लेकिन सवाल यह है कि असल में खुशी है क्या? खुशी के बारे में शायद सबसे अच्छी जानकारी मिलती है ग्रीक परंपरा से। मोटे तौर पर इसे दो खांचों में रखा जा सकता है। एक का फोकस आनंद पर है, इसकी बात की थी एपिक्यूरस ने। दूसरे का जोर है अच्छे गुणों पर, इसकी वकालत की थी एपिक्टेटस ने। खुशी पाने का ये आसान तरीका है। आजकल का हमारा अनुभव तो यही बताता है, यानी आनंद या अच्छे गुणों में से किसी एक को ही पाने पर ध्यान दिया जाए तो जीवन संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि अमीर परिवारों के बच्चे भी कई बार खुश नहीं दिखते। यही हाल रहता है वामपंथियों का। तो ये जो नाजुक संतुलन है, इसे साधने का जिम्मा हमारा ही है। शॉन एक और के पास एक सिंपल फॉर्मूला है। खुशी के बारे में एक और की टेड टॉक काफी पॉपुलर है। लोग समझते हैं कि सफलता पाने से खुशी मिलती है, लेकिन न्यूरोसाइंस की फील्ड में हुई रिसर्च बताती है कि असल में सच इसके ठीक उलट है। एक और की जो राय है वो समस्याओं को नकारने पर जोर नहीं देती। वो दरअसल चुनौतियों से पार पाने की इंसानी ताकत पर भरोसा करती है। उनकी इस रिसर्च से पता चलता है कि जॉब में सफलता मिलेगी या नहीं, इसका 25% अंदाजा आईक्यू से लग जाता है। बाकी हिस्से का अंदाजा लगता है इस बात से कि इंसान में कितनी उम्मीदें हिलोर ले रही हैं, उसे सोशल सपोर्ट किस तरह का मिल रहा है और वो किसी मुश्किल को खतरे के बजाय चुनौती के रूप में देख पा रहा है या नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि लोग कितने खुश रहेंगे, इसका अंदाजा हम आप केवल 10% लगा सकते हैं। बाकी 90% तय होता है इस बात से कि आदमी का दिमाग इस दुनिया को किस तरह देखता है। जाहिर है कि खुशी भीतर से ही आती है। एक साहब हुए हैं रॉबर्ट बिस्वास डाइनेर। उन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंडियाना जोन्स कहा जाता है। उनकी एक रिसर्च है AIM मॉडल ऑफ हैप्पीनेस। इसमें 3 पहलुओं पर जोर दिया गया है, अटेंशन, इंटरप्रिटेशन और मेमोरी। जिस पर हम ध्यान देते हैं वही बात तो रह जाती है हमारे दिमाग में। तो खुश रहना हो तो उन छोटी छोटी अच्छी बातों को मामूली मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो रोज होती हैं। तमाम चीजों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिहाज से प्रयोगशाला है ये दुनिया। खुशी पाने के मामले में भावुक कदमों के बजाय बिना किसी लगाव के किए गए कामों का वजन ज्यादा होता है। जो याददाश्त है आपकी, वो संपत्ति भी है आपकी। नए नए अनुभव पाने का प्रयास करें और उनका आनंद लें तो बड़ा फायदा हो सकता है। जहां तक पैसे से खुशी मिलने की बात है तो इसका मामला बहुत जल्द मार्जिनल रिटर्न की ओर चला जाता है, यानी एक सीमा के बाद पैसे से फर्क नहीं पड़ता। 2010 में एक स्टडी की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने। पता चला कि अमेरिका में खुशी और दौलत का रिश्ता $75,000 प्रति वर्ष तक ही कायम रहता है। लगभग यही बात मोटिवेशन हाइजीन थियरी की है, यानी पैसा ना होने से घटती है खुशी। लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसा हो तो खुशी बढ़ेगी ही। एक बात पैसे के बारे में है कि इसके जरिए जिंदगी को काफी हद तक व्यवस्थित किया जा सकता है। पैसे से जो कुछ खरीदा जा सकता है उसके मुकाबले खुशी पाने में ये कहीं बड़ा फैक्टर हो सकता है। यही वजह है कि पैसे और खुशी का रिश्ता जल्द टूट जाता है। सोशल साइंटिस्ट आर्थर सी ब्रूक्स ने खुशी के बारे में 3 मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए हैं। एक तो यही है कि मोटे तौर पर खुशी का मामला टिका है इंसान के जीन्स, हालात और आदतों पर। ब्रूक्स का फोकस है आदतों पर,
क्योंकि जीन्स की संरचना तो पहले से तय हो जाती है और एक तरह से हालात का असर कुछ समय के लिए रहता है। ऐसा होता है मानसिक तौर पर तालमेल बनाने की इंसान की क्षमता के कारण। यही वजह है कि हालात अच्छे हों या बुरे, लोग उनके हिसाब से खुद को जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। आदतों की पड़ताल करने के लिए ब्रूक्स एक और अहम समीकरण देते हैं। उनका कहना है कि हमारे विश्वास, परिवार, दोस्तों और काम के आधार पर तय होती हैं आदतें। यहाँ विश्वास का संबंध धर्म से नहीं, बल्कि एक दिमागी और दिली इंतजाम से है, जिसके जरिए जिंदगी के बड़े सवालों पर विचार करता है इंसान। दोस्तों और परिवार की अहमियत बताई गई है एक और क्लासिक स्टडी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यह अध्ययन शुरू किया गया 1938 में। इसमें 724 लोगों के जीवन पर नजर रखी गई। इसमें पहला ग्रुप था हार्वर्ड के दूसरे साल के छात्रों का, दूसरा ग्रुप था बॉस्टन के बेहद गरीब लोगों के इलाकों के बच्चों का। नतीजे दिलचस्प रहे। जिन लोगों का सामाजिक मेलजोल ज्यादा था वो अधिक खुश पाए गए। यहाँ असल चीज ये नहीं थी कि कितने लोगों से मेलजोल था, बात रिश्तों की गहराई की थी। स्टडी ने दिखाया कि जिन लोगों ने अपनी उम्र के 8वें दशक में सबसे खुश होने की जानकारी दी, वो वही लोग थे जो 50 की उम्र में अपने रिश्तों को लेकर सबसे ज्यादा संतुष्ट थे। जहां तक कामकाज की बात है, तो ब्रूक्स ने पाया कि आदमी को जब लगता है कि वो कायदे का काम कर रहा है, सार्थक काम कर रहा है, तो उसे खुशी का एहसास होता है। ब्रूक्स ने तीसरा समीकरण भी दिया, जो आपके पास है उसमें अपनी चाहत से भाग दें, जो हाथ लगेगा वही संतुष्टि है। ब्रूक्स का जोर चाहत पर है। हिंदू दर्शन में भी इच्छाओं पर नियंत्रण की ऐसी ही बात है। जीवन में अच्छा हो या बुरा, संतुलन की बात की गई है हिंदू दर्शन में। कई बार खुश रहने का मतलब यह भी होता है कि कमियों को नजरअंदाज किया जाए। शुक्रिया अदा करने का जो भाव है वो काफी हद तक खुशी जैसा ही है। दयालुता से खुशी बढ़ती है। ऐसा ही होता है मुस्कुराने से। जो हमारे मूलभूत लक्ष्य हैं वो बाहरी लक्ष्यों से बेहतर होते हैं। बिना मोह के इच्छा या इरादे का दीपक चोपड़ा का मंत्र कारगर है। और बड़े सपने पूरे करने में डेल कार्नेगी का डे लाइट कंपार्टमेंट्स वाला आइडिया भी उपयोगी है। यानी सुदूर भविष्य या अतीत की चिंता में पड़े बिना जिए आज की जिंदगी। खुशी एक से दूसरे के पास पहुंचती है। डेविड हेनरी वॉन्ग के 1988 में आए नाटक एम बटरफ्लाई की ये लाइन इसे काफी सटीक तरीके से बताती है कि मैं खुश हूं। और ये बात कई बार काफी क्रेजी लगती है।